2021 में अफगानिस्तान में सरकार गिराई दी गई, उसका तख्ता पलट कर दिया गया। वहां पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया। तालिबान जो कि एक आतंकवादी संगठन है। आज तक अफगानिस्तान में जो सरकार है उसको भारत ने आधिकारिक तौर पर एक सत्ता, एक सरकार नहीं माना है, क्योंकि वो घोषित आतंकवादी संगठन है। तालिबानी जो टेररिस्ट आतंकवादी है। 2022 में आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया गया और वहां पर सरकार बदल दी गई। तो आपने ये जो है पाकिस्तान में देखा। 2023 में आपने देखा कि किस तरह श्रीलंका में इसी तरह राष्ट्रपति के घर पर घुसकर जो है वहां आगजनी की गई, वहां पर मारपीट की गई, लोगों ने बहुत आक्रामक हमला किया और वहां की भी सत्ता पलट दी गई। 2024 में आपने देखा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी उनको देश छोड़कर भागना पड़ा और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि वो भारत में ही शरण लेकर इस वक्त रह रही हैं। भारत सरकार ने उनको यहाँ पे शरण दी हुई है। वहां भी किस प्रकार एक प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसकर उनके जो निजी जो कपड़े हैं उनका प्रदर्शन सोशल मीडिया पे किया गया, वीडियो पे किया गया। और युवा है, कुछ मीडिया हाउसेस जेन जी को ये दिखा रहे हैं, यूट्यूबर्स को, कि ये एक संगठन है, जबकि आप बात समझिए कि जेन जी का मतलब होता है यानी जेन जेड जिसको आप लिखते हैं। 1997 से 2010-2012 तक के बीच जिन युवाओं का जन्म हुआ है उन्हें जेन जी कहा जाता है। ये कोई संगठन नहीं। तो सबसे पहले तो जो यूट्यूबर हैं, जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं और इनको एक संगठन बताकर न्यूज बना रहे हैं, पहले तो आप ये बंद कर दीजिए। दूसरी बात, जो इस वक्त नेपाल में चल रहा है, पूरी स्थिति परिस्थिति आप देख रहे हैं। इंडिया टीवी के 2 पत्रकार भी वहां पहुंचे थे जिन पर हमला हुआ है। वहां लोगों ने घेर कर उनके साथ मारपीट की, उनके कैमरे माइक वगैरह छीन लिए गए। तो वहां की स्थिति आप देख रहे हैं कि जहां 19 लोगों की, 19 युवाओं की, जिसमें सबसे प्रमुख जो वहां पे हत्या हुई पुलिस द्वारा, एक स्कूल जाते बच्चे की स्कूल ड्रेस में लहूलुहान, वो वीडियो वो फोटो आपने देखा होगा, जिसके बाद से जनता जो है पूरी आक्रोशित हो गई और भड़क गई। जनता का ये कहना है कि अगर पुलिस को इस विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाना था तो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल, इन सारी चीजों का इस्तेमाल पुलिस कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती बरती और जिस कारण से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उसे रियल बुलेट उसे मार दिया गया, गोली मार दी गई उसके सर पे। इस बात से जो जनता है पूरी तरह से आक्रोशित हो गई और ये छोटी सी चिंगारी जो विरोध की जो शुरू हुई थी, जो भ्रष्टाचार को लेकर, सोशल मीडिया बैन को लेकर, सरकार की गलत नीतियों, स्थिति परिस्थिति, जिस तरह का माहौल नेपाल में बन चुका था, उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन था। लेकिन ये एक बहुत बड़े उन्माद में बदल गया और आक्रोश इतना बढ़ गया, ये नेपाल की सत्ता पर एक बहुत बड़ा आघात कर गया। केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन के बाद, इस आक्रोशित हमले के बाद रिजाइन कर दी। वहां के जितने जो प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, सभी के घरों पर हमला हुआ है। कितनों के परिवारों को आग के हवाले कर दिया गया है और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वहां से सामने आ रही हैं। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आप देखेंगे कि वहां के जो वित्त मंत्री हैं उनको भी जो है पानी में दौड़ाकर, नदी पोखर के बीच उनको दौड़ाकर पीटा जा रहा है, नंगा करके पीटा जा रहा है। एक मंत्री की पत्नी को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। इस तरह की घटनाएं जो है लगातार नेपाल से आ रही हैं। अगर आप देखें कि नेपाल में इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन हुआ है करप्शन को लेकर, यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर, ये एक सही मुद्दा है जिस पर लोगों ने आवाज उठाई, देश के नागरिकों ने, जनता ने आवाज उठाई और भारी विरोध प्रदर्शन किया। तो सत्ता जब भ्रष्टाचार के नशे में चूर हो जाती है, पावर के नशे में चूर हो जाती है, तो कुछ देशों में ऐसा होता है, लोग करते हैं। लेकिन ये एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था जिसको सरकार की लापरवाही की वजह से उन्माद को भड़काने, फैलाने का कुछ असामाजिक तत्वों को मौका मिल गया और इसको जो है तूल पकड़ लिया इस मुद्दे ने और पूरा तख्ता ही पलट कर दिया। तो आप देखिए कि वहाँ पे अभी सरकार नहीं है, अंतरिम सरकार अब वहाँ किसकी बनेगी इस पर विचार बन रहा है। अभी फिलहाल स्थिति थोड़ी सी ठीक है। जो विरोध प्रदर्शन, जो आक्रामक हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो रुक चुका है इस वक्त। कहीं कहीं कुछ कुछ इलाकों में शायद हो रहा हो, क्योंकि वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स विभिन्न मीडिया चैनल्स के माध्यम से जो मिल रही हैं, कुछ वीडियो जो वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ की जनता जो शेयर कर रही है, उसके माध्यम से जो है हम लोग रिपोर्ट वहाँ से जानने का प्रयास कर रहे हैं, खबरें जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए
सबसे बड़ी बात इस पूरे मुद्दे में 2021 में अफगानिस्तान में सरकार गिराई दी गई, उसका तख्ता पलट कर दिया गया। वहाँ पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया। तालिबान जो कि एक आतंकवादी संगठन है। आज तक अफगानिस्तान में जो सरकार है उसको भारत ने आधिकारिक तौर पर एक सत्ता, एक सरकार नहीं माना है, क्योंकि वो घोषित आतंकवादी संगठन है तालिबानी, जो टेररिस्ट आतंकवादी है। 2022 में आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ पर सरकार बदल दी गई। तो आपने ये जो है पाकिस्तान में देखा। 2023 में आपने देखा कि किस तरह श्रीलंका में इसी तरह राष्ट्रपति के घर पर घुसकर जो है वहाँ आगजनी की गई, वहाँ पर मारपीट की गई, लोगों ने बहुत आक्रामक हमला किया और वहाँ की भी सत्ता पलट दी गई। 2024 में आपने देखा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी उनको देश छोड़कर भागना पड़ा और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि वो भारत में ही शरण लेकर इस वक्त रह रही हैं। भारत सरकार ने उनको यहाँ पे शरण दी हुई है। वहाँ भी किस प्रकार एक प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसकर उनके जो निजी जो कपड़े हैं उनका प्रदर्शन सोशल मीडिया पे किया गया, वीडियो पे किया गया और आपने देखा कि किस तरह वहाँ सरकार पलट दी गई। इस तरह के कुछ नारेबाजी जो हैं हमें भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। भारत में लगातार जो है जिस तरह का माहौल चुनाव आयोग को लेकर बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग पर अविश्वास जताने की जनता में कोशिश की जा रही है कि जनता इस बात पर भरोसा कर ले कि सचमुच वोट की चोरी हुई है। यानी कि बिहार SIR में जो 65 लोगों का नाम काटा गया है, 65 लाख लोगों का, उस पर जो है इस चिंगारी को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और चिंगारी भी इन्हीं विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाई गई है। जबकि सच बात यह है कि इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं मिली है और ये इन 65 लाख लोगों में से किसी ने जो है सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है। जिनके गलती से नाम कट गए हैं या कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण नाम कट गए हैं, वो लोग चुनाव आयोग को आवेदन दे चुके हैं। कुछ 60-65 हज़ार लोग हैं, 68 हज़ार लोग हैं, ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, और इनकी जो त्रुटि देख करके उसका समाधान किया जा रहा है। चुनाव आयोग इसमें लगा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंक जो है इस पर किसी तरह का ऑर्डर नहीं दिया है कि कंप्लीटली इसको जो बैन कर दिया जाए, SIR को रोक दिया जाए, जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो चुनाव आयोग चला रही है इसको रोक दिया जाए। तो इस तरह का कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है। तो अपनी लगातार जो है स्थितियों को आप देख रहे हैं किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी इसको गंभीरता से ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस किए गए हैं SIR पर, ये कुछ NGO और विपक्षी पार्टियों द्वारा, यानी कि कांग्रेस, राजद, बाकी इन पार्टियों द्वारा जो है किया गया है। तो यहाँ पर जो नारा बार बार विपक्ष दे रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत में, खासकर बिहार में, युवाओं को भड़काकर, जनता को भड़काकर उन्माद फैलाने का प्रयास किया जाए। कल आपने एक ट्वीट भी देखा, फेसबुक पर पोस्ट भी आपने देखा, जो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव जो हैं ये कह रहे हैं कि नेपाल बॉर्डर बिहार से ज़्यादा दूर नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इस तरह की एक जो है ट्वीट, एक पोस्ट जो है आई है तेजस्वी यादव की, और बहुत सारे लोगों ने इसको जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इससे लोग तात्पर्य निकालना चाह रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव कहना क्या चाह रहे हैं। क्या वो भारत सरकार को डराने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वो बिहार के जनता को डराने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति बिहार में आ सकती है? तो देखिए, बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत समझदार है। शाहीन बाग में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, किसानों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ, हरियाणा और पंजाब से हज़ारों ट्रैक्टर लेकर जो है दिल्ली के बॉर्डर पर लोग पहुंचे, किसान आंदोलन के नाम पर इस पूरे विरोध को संयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। इस तरह की घटनाएं कई बार करने का प्रयास की गई। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को एक पुल पर ब्लॉक कर दिया गया था, पूरी तरह से रूट पर बाधा बना दिया गया था, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी को जान का खतरा था। इस तरह के कई प्रयास किए गए हैं। तो लगातार जो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जो सत्ता में हैं उनको किसी भी तरीके से गिराने का प्रयास किया जा रहा है, सत्ता से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये उसी उद्देश्य से ये नारा जो है बनाया गया है। इस नारे की जो उपज है, जो रचना है,
उसका एक उद्देश्य है। आप अगर समझते हैं कि किसी नारे का सिर्फ मतलब शाब्दिक है तो नहीं, शब्दों के बीच उसका और भी अर्थ है, जिस बात को जनता नहीं समझ पाती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो प्लानिंग चल रही है, जो 2021 से लगातार हम अपने पड़ोसी देशों में जो घटनाएं देखते आ रहे हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में 2025 में जो हो रहा है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। फंडिंग दी जाती है कुछ लोगों को और इसको ऑर्गेनाइज करके इसको करवाया जाता है। अगर आप में थोड़ी सी भी शक, शंका और विश्वास अपने सरकार के प्रति है, अपने मंत्रियों के प्रति है, देश में चल रही गतिविधियों के प्रति है, तो कुछ असामाजिक तत्वों को जिनकी पहुंच और पकड़ विदेशी ताकतों से है, उनको सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की फंडिंग देकर और देश में उन्माद फैलाने का काम किया जाता है। विदेशी ताकतें हैं जो सत्ता पलटना चाहती हैं, जो तख्ता पलट करना चाहती हैं ऐसे देशों का, जिन देशों में इनके मन मुताबिक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं है, जिन देशों में इनकी बात सुनने वाला, इनके मन मुताबिक, इनके कहे मुताबिक करने वाला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सत्ता में नहीं है। यानी कि अगर आप इनकी बात नहीं मानते हैं तो ये आपको सत्ता से हटा देंगे, हर हालत में, हर कीमत में। आप मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, जिनको अमेरिका में एक बार जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया, उस नोबेल प्राइज़ का अर्थ क्या था? क्या इनको जो है विदेशी ताकतें इनको जो है फंडिंग कर रही थी? जो भी आज चल रहा है, जिस तरह से ये अमेरिका का हर बात में समर्थन करते हैं, हमेशा जो है भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वहाँ की सेना, वहाँ के जो सेना के अध्यक्ष हैं, कुछ महीनों पहले ऐसे बयान आए थे कि वो बिहार को और कुछ अन्य राज्यों को, 4-5 राज्यों को जो है, असम, बिहार, झारखंड, इन सारे 4-5, बंगाल, इन सारे 4-5 राज्यों को जो है बांग्लादेश कब्जा कर लेगा। इस तरह की धमकी वहाँ के जो है सेना अध्यक्ष ने दी, सेना प्रमुख ने दी। तो इस तरह की जो है शब्दों से वीर बनना, बयानबाजी करना, भारत के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हमें नागरिक होने के तौर पर बहुत समझदार, बहुत सजग और सचेत रहना पड़ेगा। राजनीति सिर्फ शब्दों की नहीं है, परिस्थितियों की भी है। राजनीति हमेशा भविष्य के लिए की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज जो मोदी जी कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो चुकी थी। 2019 में जिस तरह से 370 और 35A हटाया गया कश्मीर से, उसकी प्लानिंग एक दिन में नहीं हुई, ये वर्षों पहले उन्होंने किया था और उसकी जो है सही टाइमिंग सेट करके इसको किया गया। तो हर तरह की स्थिति जो बनती है, बड़ी जो योजनाएं हैं, बड़े बदलाव देश में अगर लाने हैं, कोई बड़ा कानून बदलना है जिसके विरोध में करोड़ों लोग आ सकते हैं, सैकड़ों संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकती हैं आपके खिलाफ जाने के लिए, आप पर केस करने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपके आदेशों को जो है निरस्त करने के लिए इस तरह का प्रयास कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे काम करने के लिए केंद्र सरकार को कितनी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और कानूनन सभी पहलुओं को देखना पड़ता है, सभी पक्षों को समझना पड़ता है, ताकि आगे चलकर कानूनी तौर पर भी कोई चुनौती ना दे पाए और उनके जो बदलाव, जो भी नियमों के किए जाते हैं, जो संशोधन कानून में किए जाते हैं, उससे फिर वापस पलटा न जा सके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ज़रूरी है कि हर भारतीय नागरिक, हर देश प्रेमी किसी भी छोटी बात को लेकर उन्मादी न बने, उग्र न बने। चीज़ों को हम समझें, राजनीति को हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति जो है हम सब के जीवन को थोड़ा या ज़्यादा प्रभावित करती है और हर हाल में प्रभावित करती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। आप अगर सोचते हैं कि राजनीति से आपका कोई मतलब नहीं, आप तो अपनी नौकरी पे जाते हैं, अपना खाते पीते हैं, अपना परिवार देखते हैं, संभालते हैं, अपनी कमाई करते हैं, अपना टैक्स भरते हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो आपको मतलब भले ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स जो है
आपके जीवन को किसी न किसी तरह से निश्चित ही प्रभावित करती है।